हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 9th में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। हम इसके अंदर देखेंगे कि नाजी पार्टी क्या थी और जो हिटलर है उसका राइज किस तरह से हुआ। तो शुरू करते हैं। हमने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं जिससे आपको पूरी एनसीईआरटी बुक को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे तो उसमें काफ़ी आपका टाइम निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। बर्थ ऑफ द बैमर रिपब्लिक। अब बैमर रिपब्लिक के बर्थ के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। जर्मनी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 along with the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia। हमने देखा था कि जो वर्ल्ड वार है उसमें जो पावर थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक जो थी वो एलिट पावर थी और जो एक थी एलिस पावर। तो एलिट पावर जो थी उसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी जो थे वो एक साथ थे, जबकि उनके अगेंस्ट जो था वो एलिस पावर थी जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। हाउएवर द एलिस बोन डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर इन 1918। शुरुआत के जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था तो शुरुआत में जो जर्मनी था उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब उसमें और भी पावर आ गई तो जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और उसकी जो पावर थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और 1918 में जर्मनी बुरी तरीके से हार गया। अब हम देखते हैं। द डिफीट ऑफ द इम्पेरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्पायर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टी टू रिसर्च जर्मन पॉलिटी। अब जर्मनी की इसमें जो वर्ल्ड वार है उसमें बुरी तरीके से हार हो गई, तो बाकी के जो कंट्रीज़ थी उनको एक अच्छा चांस मिल गया था जो नए एम्पायर थे कि वो जर्मनी की पॉलिटी को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर सके। A national assembly met at Weimar and established a democratic condition with a federal structure. The republic, however, was not received well by its people, largely because of terms it was forced to accept after Germany defeat at the end of First World War। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी बुरी तरीके से हार गया तो बाकी की जो कंट्री थी उन्होंने कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन रख दी जर्मनी के ऊपर और वो जर्मनी को फुलफिल करनी पड़ी, जिससे जर्मनी का काफ़ी नुकसान हुआ। German had the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। और फिर इसी का इफेक्ट देखने को मिला। बर्सलिस में मीटिंग हुई और वहाँ पर बहुत सारे जो टैक्सेस थे या बहुत सारी जो पनिशमेंट थी वो जर्मनी के ऊपर लागू कर दी गई। तो द इफेक्ट ऑफ वार में हम देख लेते हैं कि क्या हुआ। द वार हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट बोथ फिजियोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला पूरे कंटिनेंट पर, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। फ्रॉम अ बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकम अ डेब्टर। अब इसमें जो यूरोप था वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो जो इंग्लैंड था वो तो काफ़ी राइस कंडीशन पे चला गया, लेकिन बाकी की जो कंट्री थी जैसे कि जर्मनी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। द सपोर्टर्स ऑफ द वेमार रिपब्लिक वे क्रिटिसाइज एंड बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। अब जो सपोर्टर्स थे वेमार रिपब्लिक के उनको जितने भी कंट्रीज़ के पीपल थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे और वो ही एक उनके पॉइंट बन गए थे। वो सभी जो पीपल थे वो टारगेट करते थे वेमार रिपब्लिक को। Soldiers came to be placed above civilians, aggressive war propaganda and national honor become important. The fragile democracy could not survive and led to instability in Europe। और फिर यूरोप के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो जो जर्मनी है वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनके भी नंबर्स लिमिटेड कर दिए गए और उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनको भी लिमिटेड कर दिया गया। आगे हम देखते हैं। पॉलिटिकल रेजलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। द वर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक coincide with the uprising of the Spartans League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia। The Spartans founded the Communist Party of Germany। The political instability in Germany paved the way for Hitler। जो बोल्शेविक मूवमेंट निकालते रशिया के अंदर उसी तरह का मूवमेंट जर्मनी के अंदर वेमार रिपब्लिक के जो पीपल थे उन्होंने निकाला और ये काफ़ी ग्रो भी हुआ और फिर इसको आगे जाकर जो हिटलर था उन्होंने ग्रो करवाया। पॉलिटिकल रेजलाइजेशन वाज हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 एज जर्मनी रिफ्यूज पे द वार रिपरेशन। अब वहाँ पे पॉलिटिकल रेजलाइजेशन भी देखने को मिला
1923 में जब जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका जो रिपेयरिंग का जो पे है वो पे नहीं कर पाएंगे। फ्रांस ऑक्यूपाइड लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो फ्रांस है उसने जर्मनी का जो रूर वाला एरिया है वो अपने अंडर ले लिया। जर्मनी रिटेल्ड विथ प्रिंटिंग पेपर करेंसी रिस्कलेस, द वैल्यू ऑफ मार्क कोलेप्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स शोड दे वेयर हाइपर इन्फ्लेमेशन। और जो वहाँ की जो करेंसी थी उसको भी कोलेप्ट कर दिया, जिससे वहाँ के जो गुड का जो प्राइस था वो काफ़ी कम हो गया और जर्मनी जो थी वो हाइपर इन्फ्लेशन में आ गया। द ईयर ऑफ डिप्रेशन अब देख लेते हैं हम। तो 1924 to 1928 saw some stability, yet it was built on sand. Germany was totally dependent on short-term loans, largely from the USA. 1924 से लेकर 1928 तक जो जर्मनी था वो काफ़ी नीचे आ गया, उसका जो पूरा व्यापार था या बिजनेस था काफ़ी नीचे हो गया और वो पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड था, जो कि उसने सबसे ज़्यादा लिया था यूएसए से। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन विद द क्रेश इन 1929 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। जर्मन इकोनॉमी वाज हिट बैडली और फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से जो जर्मनी है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी तरीके से डाउन हो गई। It led to social unrest. The middle class and working population was filled with the fear of politicization. और वहाँ के जो पीपल थे एक जगह से दूसरी जगह जो वर्क है उसको सर्च करने के लिए निकल गए। द वेमार रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। जो वेमार रिपब्लिक है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो नंबर 1 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ के जो पीपल थे कम बचे। सेकेंड, आर्टिकल 48 which gave the president the power to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. आर्टिकल 48 में ये समझौता भी हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर कभी भी कम की जा सकती है या कभी भी जर्मनी के अंदर इमरजेंसी लागू की जा सकती है। अब उसके बाद ये सब सिलसिला चल रहा था तो इसी में हिटलर का राइज हुआ, तो उसको देखते हैं हम। हिटलर वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर जो है उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 को। ही अर्न मैनी मेडल फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें उसने काफ़ी मेडल जीते थे ब्रेवरी, उसने काफ़ी ताकत या वीरता दिखाई थी। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। जर्मन की हार से वो काफ़ी दुखी था। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मेड हिम फ्यूरियस। और जो वर्सेल्स की जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी, उससे वो काफ़ी दुखी था। ही जॉइन द वर्कर जर्मन वर्कर पार्टी एंड रिनेम्ड इज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। फिर उसके बाद उसने जर्मनी की जो वर्कर पार्टी थी उसको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उसने उसका नाम बदल कर नेशनलिस्ट सोशल जर्मन वर्कर पार्टी रखा, जिसको हम आज नाजी के नाम से जानते हैं। नाजिम बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब जर्मनी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था तो जो नाजी पीपल थे उनका मेन प्रोपेगेंडा था वो कि वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने वर्ल्ड वार में उनके साथ अटैक किया है उनसे बदला लेंगे और फ्यूचर में वो अपनी कंट्री को एक्सपेंड करेंगे। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। ही प्रोमिस्ड द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर आल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। हिटलर जो था वो पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर था। वो लोगों से प्रोमिस करता था कि हमारी कंट्री को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसको भी कम करेंगे। हिज पॉलिटिक्स इंक्लूड द सिग्निफिकेंट रिचुअल एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। नाजी प्रोपेगेंडा स्कूलफुली प्रोजेक्ट हिटलर ऐसा मसीहा आ सोबियर। और जब ये सारे जो स्पीच वो देता था तो वहाँ के जो पीपल थे उससे काफ़ी इंस्पायर होते थे और उसके साथ जुड़ जाते थे, और जो पीपल है इसीलिए उसको मसीहा या सोबियर कहते थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसका डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ। तो हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन 30 जनवरी 1933। हिटलर जो था उसने हाईएस्ट पोजीशन वहाँ के जर्मनी के कैबिनेट में ली 30 जनवरी 1933 को। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जो हिटलर था वो जर्मनी के जो डेमोक्रेटिक रूल था उससे नाखुश था। द फायर डेकर ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। कम्युनिटीज वेर हर्डली pegged up to new established concentration camps. All political parties were vain. अब
28 फरवरी 1933 को वो एक सुप्रीम लीडर की तरह फॉर्म हो गया और उसने जितनी भी जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया। स्पेशल सर्वेलाइंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विथ इम्प्यूनिटी, और उसने एक स्पेशल सर्वेलाइंस अनाउंस कर दिया जिसमें वो सिक्योरिटी फोर्स को अपने अंडर रखेगा और वहाँ के लोगों को काम करवाएगा। अब बात कर लेते हैं हम रिकंस्ट्रक्शन की, तो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ। इकोनॉमिस्ट हिजामलर सोचेट वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। हिटलर ने इकोनॉमिस्ट जो थे जेलमर सोकेट उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन को पूरी तरीके से रिकवर करना है। ही एम एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड बाय क्रिएशन प्रोग्राम। उसका ये एम था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो और जो पीपल है उन सबके पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire, One Leader। अब हिटलर की जो पार्टी थी नाजी जर्मन पार्टी वो धीरे धीरे राइज करती गई और फिर उन्होंने जो रीनलैंड था उसको अपने अंडर ले लिया 1936 में, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिक्स कर लिया और उसका स्लोगन जो था वो था वन पीपल, वन एम्पायर और वन लीडर। Hitler ignored the Sachet advice of not to invest hugely in rearmament। जो सचेत जो था इकोनॉमिस्ट उसने हिटलर को एडवाइस किया कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हिटलर जो था उसके एडवाइस को उसने नहीं माना। ही देन टुक सडन डेंट फ्रॉम स्लोवाकिया। हिटलर हैड टू अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर। फिर उसके बाद जो स्लोवाकिया है वहाँ पर भी हिटलर ने अपना जो आर्मी है वहाँ पर भेजकर उसको भी अपने अंडर ले लिया। अब इंग्लैंड की बारी थी, तो इंग्लैंड के सामने भी जो हिटलर था वो नहीं रुका। ही चूज अ बार एज अ वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे काफ़ी नाखुश था, इसलिए उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट बार डिक्लेयर कर दिया। रिसोर्स वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब धीरे धीरे जो जर्मनी है उसकी टेरिटरी इंक्रीज होने लगी। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और 1940 को जर्मनी ने पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया। दिस स्टार्टेड अ वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसकी वजह से जर्मनी की जो लड़ाई हो गई वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच भी हो गई। यूएस रेसिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वार, और इसी लड़ाई में जो अमेरिका था वो भी इन्वॉल्व हो गया। बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्बर्ड पेरल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वार। यूएसए अभी तक तो पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन उसने इन्वॉल्व हो चुका था वो, लेकिन जैसे ही ईस्ट की तरफ से जापान ने अपनी आर्मी पहुंचाई हिटलर की सपोर्ट के लिए तो अमेरिका भी उस वार में उतर गया। द वार एंडेड इन 1945 विथ हिटलर डिफीट एंड द यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। और जो लड़ाई थी वो 1948 में ख़त्म हो गई और जो हिटलर है सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से हार गया, और जो अमेरिका है उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन का या बॉम्ब का यूज़ करा था। नेक्स्ट है हमारा द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था वो किस तरह का था, तो देखते हैं हम इसमें। अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। नाजी के अकॉर्डिंग जो पीपल थे उनके बीच में इक्वलिटी नहीं है, लेकिन वो सारे जो पीपल है वो हायरार्की को फॉलो करते हैं। The Nazi quickly began to implement their dreams of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were considered undesirable। नाजी का जो पार्टी थी उसमें उन्हीं लोगों को वो जगह देता था जो सोशली या कम्युनिटली फिट हो या अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। वो अपनी पार्टी में उन लोगों को शामिल नहीं करते थे जो अनडिजायरेबल, जिनका कोई थॉट ना हो। They wanted a society of pure and healthy Nordic Aryans। और जो नाजी था या जो हिटलर था वो अपनी सोसाइटी में प्योर और हेल्थी आर्यंस लोगों को जोड़ना चाहते थे। ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक रशियन, पोल्स, इवन सर्टेन जर्मन एंड एबनॉर्मल वेर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। आर्यन जो पीपल थे उन्हीं को अपनी पार्टी में जोड़ना चाहता था, जबकि ज्यूज जो थे, जिप्सीज जो थे, ब्लैक रशियन जो थे, पोल्स जो थे, उनको अपनी पार्टी में वो शामिल नहीं करता था, वो उसको अनडिजायरेबल मानता था।
The other aspect of Hitler ideology is related to the geopolitical concept of Bensraum or living space. Jews were the most sufferers in Nazi Germany. Jews वो पीपल थे जो जर्मनी जब हिटलर की जर्मनी नाजी जर्मनी पार्टी थी तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिला वो थी ज्यूस सोसाइटी. Hitler believed in pseudo-scientific theory of race, which said the conversion was no solution to the Jewish problem. It had to be solved through their total elimination. ज्यूस जो हिटलर था वो इसमें विश्वास करता था कि जो ज्यूस पीपल है उनका बातचीत से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उनको फाइनल सॉल्यूशन से ही उनका जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा, इसलिए उनको टोटल एलिमिनेट कर दिया गया या पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया. अब हम बात करते हैं फ्रॉम 1933 टू 1938 में द नाजी टेरिटरीज पॉपुलराइज्ड एंड सिगरेटेड द ज्यूस कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री. 1933 से 1938 के बीच में नाजी ने जो ज्यूस पीपल थे उनको काफ़ी टॉर्चर किया और उनको कंट्री छोड़ने को मजबूर कर दिया. नेक्स्ट फेज देखते हैं 1939 से 1945 तक. एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम अ सर्टेन एरियाज एंड देन किलिंग द मीन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड. 1939 और 1945 में जो नाजी जर्मन पार्टी थी उसका मेन एम था कि जितना भी एरिया उनका बाहर चला गया उसको वापस लेना और जो पीपल्स जिन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया उनसे बदला लेना. अब हम बात करते हैं द रेशियल यूटोपिया. Genocide and war become two sides of the same coin. Occupied Poland was divided. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic German brought in from occupied Europe. अब रेशियल यूटोपिया में क्या हुआ, जब जो पोलैंड था उसके ऊपर हिटलर ने अटैक करके उसको अपने अंडर ले लिया तो वहाँ के जो पीपल थे उनको वो लैंड छोड़ने के लिए मजबूर किया और वहाँ के जितने भी होम्स हाउसेस थे उनको अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया. अब बात कर लेते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी. जो नाजी जर्मनी थी उसके यूथ थे वो किस तरह के थे. हिटलर फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन. हिटलर ऐसा मानता था कि हमारी जो नाजी सोशलिस्ट पार्टी उसको हम तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम नाजी आइडियोलॉजी जो चिल्ड्रन से उनको सुनाएं. ऑल स्कूल वेयर गिवन जर्मन टीचर. जितने भी स्कूल थे वो जर्मन टीचर्स के अंडर आ गए. चिल्ड्रन वेयर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. जो बच्चे थे उनको दो तरह के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक जो थे डिजायरेबल और एक जो थे अनडिजायरेबल. टेक्स्ट बुक्स वेर री रिटन. जो टेक्स्ट बुक थी वहाँ के उनको डबल से लिखा गया. फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इन स्कूल वाज टू नर्चर टू स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन. और जो स्पोर्ट्स सिखाया गया वो वायलेशन और अग्रेशन के अकॉर्डिंग ही सिखाया गया. 10-year-old had an inter-jungle league at 14. All boys joined Hitler Youth. They joined the lower service at 18. और जितने जो चिल्ड्रन थे उनकी जब 14 ईयर की एज हो जाती थी तो वो हिटलर यूथ में ज्वाइन हो जाते थे और फिर जब वो 18 के हो जाते थे तो वो लेबर सर्विस के लिए अवेलेबल हो जाते थे. द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. वुमन वे आर टोल्ड टू बी गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. जो वुमन है उनको बोला गया है कि वो गुड टीचर बन सकती है लेकिन अगर वो अपने बच्चों को आर्यंस की तरह एक एजुकेशन प्रोवाइड करे. दे वेयर इनकरेज टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन. दे हैड टू बी द वेयरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. और वुमन को क्रिटिसाइज किया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करे और उनको आर्यन कल्चर से इंट्रोड्यूस करे. द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. अब इसमें हम देखते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में क्या है. द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्राफ इफेक्ट. दे यूज फिल्म, पिक्चर, रेडियो, पोस्टर एक्सेट्रा द स्प्रेड हेटर्स फॉर ज्यूज. नाजी जो पीपल थे उन्होंने आर्ट का भी हेल्प लिया. वो आर्ट फिल्म के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू जो ज्यूज पीपल थे उनको बुरा बताते थे. जो आर्यन पीपल थे या चिल्ड्रन थे उनको बताते कि आप डिजायरेबल पीपल बनो, आप अनडिजायरेबल नहीं बनो. जो जूस थे वो अच्छे पीपल नहीं थे, ऐसा वो अपने आर्ट के थ्रू भी लोगों को बताते थे. क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम क्या किया तो वो भी देख लेते हैं. पहला पॉइंट है हमारा इसमें, पीपल सो द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइस एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज. पीपल को बताया गया कि तुम जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसको नाजी की आंखों से देखो और नाजी की जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करो. एट टाइम्स इवन द ज्यूज बिगन टू बिलीव इन नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम. और जो ऐसा फॉलो नहीं करेगा उसको ज्यूज पीपल की तरह पनिशमेंट दिया जाएगा.
नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। अब हमें होलोकॉस्ट के बारे में नॉलेज कहाँ से मिलता है, तो ये देख लेते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर द बार एंडेड दैट पीपल कम टू नो अबाउट what had happened। ये तब की बात है जब लड़ाई ख़त्म हो गई, पीपल को कैसे पता चला कि क्या हुआ था। तो द ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू नो अबाउट द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंडर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। जब ज्यूज पीपल है वर्ल्ड वार सेकेंड जैसे ही ख़त्म हुआ, तो ज्यूज पीपल के जो अरिस्टो या फिर जो राइटर्स थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो नाजी था उन्होंने उनके ऊपर अटैक या उनके ऊपर अत्याचार किया है, या नाजी ने किस तरह से किलिंग ऑपरेशन चलाया था। They just wanted to live even if it was for a few hours to tell the world about the Holocaust। और इस तरह से हमें पूरे जो नाजी है उसके बारे में पता चल जाता है कि नाजी के जो पीपल थे, वो जो ज्यूस पीपल थे, उस पर किस तरह से अत्याचार करते थे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर, जिसमें हमने देखा कि हिटलर का किस तरह से राइज हुआ और वो किस तरह से उसकी डेथ हुई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसको क्लियर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।